हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप आईआईटी या नीट के लिए क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो तो द फिजिक्स ट्री की वेबसाइट पर बहुत सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैंने अपलोड किए हैं, यू कैन गो देयर। दूसरी चीज कि उनके सॉल्यूशंस तो वो हम लोग बना रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी जेईई एडवांस का वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का। A parallel beam of light strikes a piece of transparent glass. एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास पे आके टकरा रही है। इस तरह से पैरेलल बीम और ट्रांसपेरेंट ग्लास पर आके टकरा रही है। ये ग्लास का एक छोटा सा खिलौने जैसी शेप है। ओके, तो ग्लास का खिलौना है और उस पर आके लाइट रेज टकरा रही है और पूछा है करेक्ट शेप ऑफ इमर्जेंट वेव फ्रंट बताइए। तो जब लाइट निकलेगी तो किस शेप का वेव फ्रंट होगा। तो पहले तो वेव फ्रंट याद दिला दूं कि जब पॉइंट सोर्स होता था तो पॉइंट सोर्स से वेव हर तरफ निकलती थी और वेव फ्रंट की शेप कैसी आती थी, स्फेरिकल, स्फेयर बनता था। उन पॉइंट्स पर जिन पर लाइट एक साथ गिरेगी, अगर ऐसे सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूं जिन पर लाइट एक साथ पहुंचेगी, सेम फेज पर पहुंचेगी, तो एक स्फेयर बनता था। अगर लाइन सोर्स होता था, जैसे कि ट्यूबलाइट होती है ना बच्चों, अगर ट्यूबलाइट से लाइट निकलती है तो हर डायरेक्शन में इस तरह से, लेकिन एक प्लेन में निकलती है। इस तरह से मैं बना दूं अगर, तो लाइन सोर्स के लिए वेव फ्रंट जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सिलिंड्रिकल शेप के बनते हैं। तो आई होप वेव फ्रंट वाली चीज याद आ गई हो आपको कि वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल बनते थे, लाइन सोर्स के लिए सिलिंड्रिकल बनते थे। लाइन सोर्स से इस तरह से लाइट निकलती थी, ओके, एक एक प्लेन में। तो जो पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज अगर ये लाइट की आ रही है तो इनका वेव फ्रंट कैसा होगा, इन सारे पॉइंट्स पर लाइट एक साथ पहुंची होगी। तो वो पॉइंट्स जिन पर लाइट एक साथ पहुंची उनको अगर कनेक्ट कर दें तो जो शेप बनती है उसको क्या बोल सकते हैं, वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, मेरे हाथ को सोचो, ये इस तरह का एक प्लेन वेव फ्रंट है। और ये जब वेव फ्रंट इस ग्लास में से निकलेगा बच्चों, तो लाइट रेज जो ग्लास में ज्यादा डिस्टेंस चलेगी वो ज्यादा देर के लिए स्लो डाउन हो जाएगी। बच्चों पता होना चाहिए ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 3/2, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास होगी c/μ, यानी c/3/2 यानी 2c/3। तो ग्लास के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो ये वाली रेज स्लो हो जाएंगी, ये वाली रे भी स्लो होगी लेकिन थोड़ी सी देर के लिए स्लो होगी। तो ये वाली रे बहुत देर के लिए स्लो डाउन हो जाएगी। तो जो रे ज्यादा देर के लिए स्लो डाउन हुई है, जब निकलेंगी तो वो वाली रेज पीछे छूट जाएंगी, ये रेज पीछे छूट जाएंगी, जबकि ये वाली रे आगे निकल जाएगी। तो इन पॉइंट्स पर जब लाइट पहुंचेगी तो यहां पर काफी आगे के पॉइंट पर लाइट, ये रे बहुत देर ग्लास में चली है, काफी देर तक ये ग्लास के अंदर थी, तो ये बहुत स्लो हो गई होगी और ये भी पीछे रह जाएगी। तो जब इन पॉइंट्स पर लाइट पहुंचेगी तो जो बीच वाली रे है ये आगे निकल जाएगी और आगे निकल जाएगी, तो वो आगे वाले पॉइंट्स को एलिमिनेट कर देगी। तो वेव फ्रंट कैसा होगा, जहां पर ग्लास पतला है वहां वाली रे आगे निकल गई। ऐसे समझो कि ये सब बहुत अच्छी रोड है और यहाँ पे कीचड़ पड़ा हुआ है। कीचड़ मतलब मडी एरिया है, तो इसमें ये जो मडी एरिया में कम देर दौड़ा वो ज्यादा आगे निकल जाएगा, और जो आगे निकल जाएगा ना वो आगे वाले पॉइंट को एलिमिनेट कर देगा। तो इन पॉइंट्स पर लाइट जब पहुंचेगी तब यहाँ वाले पॉइंट्स पीछे ही होंगे जहां पर लाइट पहुंच पाई होगी। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में कि भाई अगर कोई भी शेप दी हुई है तो जहां पर ग्लास पतला है वहां वाली रे एक्चुअल में आगे निकल जाएगी, जहां पर ग्लास मोटा है वो ग्लास के अंदर रे को ज्यादा देर चलना पड़ा तो वो वाली रे पीछे छूट जाएगी, तो वो पीछे रह गई और ये आगे निकल गई, ये भी पीछे रह गई, ये सब आगे निकल गई, यहाँ वाली रेज आगे निकल जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी सी देर ग्लास में चली है तो ये आगे निकल जाएगी और ये सारे पॉइंट्स एल्यूमिनेट हो जाएंगे। तो जो आगे वेव फ्रंट है वो इस तरह से शेप में रहेगा। ओके, एक बार ऑप्शन देख लो, आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। मेरे वाले पेपर कोड में ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन ये मेरा पेपर कोड है, आपके पेपर कोड में जो भी आंसर हो उससे मैच कर लीजिएगा। ओके, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप जेई नीट के लिए अगर क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो अच्छी क्वालिटी के, खूब सारे अमाउंट में, चैप्टर टॉपिक वाइज, तो फिजिक्स ट्री की वेबसाइट पर अब वो सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है, आप जाके पढ़ सकते हो। और रही बात सॉल्यूशन की, तो हम रात में सॉल्यूशन बना रहे हैं, आइए साथ में मिलकर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 का है। ओके, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप का है। दो कॉलम बने हुए हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में है माइक्रोवेव, गामा, एएम रेडियो और एक्सरेज, और कॉलम 2 में कुछ वेवलेंथ्स दी हुई थी 100 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻। और बच्चों मैच करने थे कि कौन सी वेव की कौन सी वेवलेंथ है। तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको याद ना हो कि किसकी वेवलेंथ कौन सी है। सभी लोग याद नहीं कर पाते, कई लोगों की मेमोरी भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, और कई लोग याद करने को बुरा भी मानते हैं कि अरे रटने से नहीं होगा। पर क्या है, जिसको याद है वो तो ठीक है, जिसको याद नहीं है उसको ईएम वेव का स्पेक्ट्रम जरूर पता होना चाहिए। ईएम वेव का स्पेक्ट्रम यानी सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सी होती है? गामा रेज में। ये नुकसान पहुंचा सकती है हमको, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद एक्स रेज में, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विबग्योर यानी विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रो, और लास्ट में रेडियो। रेडियो में भी बच्चों दो होती है, एक होती है एफएम और एक होती है एएम, ये दोनों रेडियो। तो अगर आपको वैल्यूज ना भी याद हो पर आपको सीक्वेंस याद है तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। छोड़ के क्यों नहीं आओगे? सबसे छोटी वेवलेंथ यानी सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है। छोटी वेवलेंथ क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? hc/λ। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा। तो सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है? ये वाला। तो ये किससे मैच करना चाहिए? सबसे ज्यादा एनर्जी वाला। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा की। तो ये इससे मैच हो गया। ओके, और सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी दी है? ये 100 मीटर। तो यहां पर सबसे बड़ी वेवलेंथ यानी सबसे कम एनर्जी वाले कौन है? एएम। तो ये इससे मैच कर दो। समझ में आया? आप बस इधर इंक्रीजिंग और इधर डिक्रीजिंग का रेशियो देखते हुए सारे आंसर मार्क कर सकते हो। उसके बाद है एक्सरे और माइक्रोवेव। तो दो ऑप्शन बचे। तो एक्सरे और माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव कहां है? नीचे, तो इसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। एक्सरे कहां है? ऊपर, तो इसकी वेवलेंथ छोटी होगी। तो छोटी वाली कौन सी होगी? एक्सरे की। और बड़ी वाली कौन सी होगी? आपका जो भी सेट हो आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको बिना याद किए आप आंसर मार्क कर सकते हो। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं आईआईटी जेईई और नीट में, सारे इसी लॉजिक से हो जाते हैं। तो ये टेबल लिख लो, याद कर लो, समझ लो, जैसे चाहे मानो, लेकिन ये टेबल पता होनी चाहिए, तभी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, रेडिएशन का क्वेश्चन आराम से कर पाओ। ओके, हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ईएम वेव्स का है, और इसमें क्या बता रहे हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअली जेईई मेंस 2020 का है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E नॉट I कैप प्लस J कैप साइन KZ माइनस ओमेगा टी, ऐसा गिवन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो तुमको इतना बच्चों याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें जिस डायरेक्शन में वेव जाती है और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं। मतलब अगर एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा और अंदर बाहर मैग्नेटिक फील्ड। तो कई बार देख के एकदम से अंदाजा नहीं लगता है कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उसके लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है? बच्चों एक चीज पढ़ाई थी ना कि अगर किसी चार्ज पर नेट फोर्स 0 है, क्रॉस बी, उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड और उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। उससे हमने निकाला था कि E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस क्रॉस बी वेक्टर। इसको तुम लाइट के लिए भी याद यूज कर सकते हो। मतलब कैसे यूज कर सकते हो? लाइट में भी वेलोसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है,
तो जो वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के साथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। फिर से बोलूं, जो वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर, जो लाइट की वेलोसिटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो सर हम कैसे देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और ये और वो? तो पहली चीज याद रखना, वेव इक्वेशन में देखना साइन kx माइनस ओमेगा टी, ये तुम्हें बताएगा। अगर ये kx होता तो वेव किधर जा रही है? x डायरेक्शन में। ky माइनस ओमेगा टी होता तो किधर जा रही है? y डायरेक्शन में। और इस केस में kz माइनस ओमेगा टी है, तो c वेक्टर या बोले तो v वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर की क्या डायरेक्शन है? k कैप या z डायरेक्शन में। बच्चों वेलोसिटी किस तरफ है लाइट की? इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? बाहर की डायरेक्शन में। ठीक है, बाहर की डायरेक्शन पता है ना तुमको, डॉट रिप्रेजेंट बाहर की डायरेक्शन, z डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी बाहर की डायरेक्शन में, लाइट बाहर की तरफ आ रही है। अब v क्रॉस b किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप प्लस जे कैप, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई कैप भी पॉजिटिव, जे कैप भी पॉजिटिव और बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों डायरेक्शन बना दो। हमेशा दो चीजों की डायरेक्शन गिवन होगी और तीसरे की डायरेक्शन निकालनी होगी, तो और बी की डायरेक्शन निकालनी है। अब सोचना है आपको, राइट हैंड थंब रूल बताता है कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखोगे, किस तरफ रखोगे? बाहर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में उनको मोड़ोगे, बाहर की तरफ फिंगर्स को रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोड़ना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, तो बाहर की तरफ फिंगर्स को रखना है और टर्न किस तरफ करना है? जिधर मैग्नेटिक फील्ड हो। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन आपको थंब बता देगा। ठीक है, तो वेलोसिटी बाहर की डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है और थंब किधर आ जाना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो और थंब किधर हो जाना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, मतलब इधर हो जाना चाहिए। तो बाहर की तरफ फिंगर्स को रखते हुए, ये तो बड़ा टफ काम हो गया मेरे लिए। ठीक है, कभी कभी एंगल ऐसे बैठ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक वेलोसिटी की डायरेक्शन मतलब बाहर की डायरेक्शन, आपकी डायरेक्शन में फिंगर्स को रखते हुए थंब कौन से क्वाड्रेंट में ले जाना है? थर्ड क्वाड्रेंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो इस केस के लिए पाम की डायरेक्शन किधर आई? सेकेंड क्वाड्रेंट। किस तरफ फिंगर्स रोटेट हो रही है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी बच्चों ये वाली। ठीक है, अच्छा एक आसान तरीका भी है, आसान तरीका है लेकिन उसमें दो में से एक ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों का इसके बराबर आ रहा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन सी दो पॉसिबल डायरेक्शंस थी? या तो ये वाली या फिर ये वाली। z डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, तो xy प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होंगे, उसके परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो इस प्लेन में दो डायरेक्शन पॉसिबल थी, या तो ये वाली या फिर ये वाली। अब सोचो, v क्रॉस b की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखते हो तो पाम किधर रखना पड़ेगा? इस तरफ, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड, या इस तरफ यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आप पाम को सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट करोगे और फिंगर्स को सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ रोटेट करोगे तो थंब किधर जाएगा? थंब जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। तो v क्रॉस b की डायरेक्शन किधर जाएगी? थर्ड क्वाड्रेंट में। और किधर होनी चाहिए वो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी इन दिस डायरेक्शन ओनली।